बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांच एंड बाउंड है। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले ये ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स इस्तेमाल क्यों होते हैं। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉम्बिनेटरी, डिस्क्रीट एंड मैथमेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड के अंदर नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो सबसे पहले है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है। ब्रांचिंग, बाउंडिंग और प्रूनिंग, इसके अंदर तीन मेन जो स्टेप्स हैं वो आते हैं। सबसे पहले ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के अंदर आप मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रांच करते हो, मतलब उसको डिवाइड करते हो सब पार्ट्स के अंदर। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर आपको एक पार्शियल सोल्यूशंस भी साथ साथ मिलते रहते हैं। पार्शियल सोल्यूशंस कौन से होते हैं, ये मेन सोल्यूशन ही होता है, छोटे छोटे सोल्यूशन होते हैं जो हर एक ब्रांच के साथ आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडिंग। बाउंडिंग के अंदर आ जाता है हमारे पास वो एल्गोरिथम का वो हिस्सा जिसके अंदर एक अपर और एक लोअर बाउंड होता है। दो बाउंड आप फिक्स करते हो अपने बेस्ट सोल्यूशन पाने के लिए। एक तो या तो अपर बाउंड होता है या तो लोअर बाउंड होता है। अपर बाउंड होता है मैक्सिमम वैल्यू, लोअर बाउंड होती है मिनिमम वैल्यू। या आपने मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाना होता या आपने मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं आना होता। तो ये वाली आपके पास दो चीज़ें होती हैं। कभी कभार जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बाउंड जो है वो मैक्सिमम अपर बाउंड तक आपके पास जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपर बाउंड आपके पास सिलेक्टेड है 10, ठीक है, और अगर आपके पास किसी नोट की आ रही है 12 वैल्यू आ रही है तो आप उसको नहीं लोगे, ठीक है, वो चीज़ आपके पास नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास प्रूनिंग। प्रूनिंग किसे बोलते हैं, बाय एलिमिनेटिंग ब्रांचिंग दैट कैन नॉट यील्ड बेटर सोल्यूशन दैन द करंट सोल्यूशन। एक करंट सोल्यूशन हम लोग अपना बना लेते हैं और फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर हम लोगों ने मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जाना और मिनिमम कॉस्ट इस वक्त हमारी जो करंट सोल्यूशन है ना वो हमारे पास 10 है, ठीक है, तो 10 से आगे हमें एक नोड का सोल्यूशन मिल रहा है 12, तो जाहिर है ये तो हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ये तो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। जो करंट सोल्यूशन है वो ही हमारे पास बेस्ट है, तो ये वाली चीज़ हम नहीं लेंगे और इसको कर देंगे प्रून, ठीक है। प्रून का क्या मतलब होता है, एलिमिनेट कर देना, निकाल देना। तो ये वाले नोट को हम कर देंगे प्रून। एग्जांपल से ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ब्रांच और बाउंड का बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे पास होता है कि स्ट्रेट स्पेस ट्री हमने बनानी होती है। इसके अंदर एक हमने ट्री बनानी होती है। ट्री के अंदर हमारे पास बैक ट्रैकिंग भी हम लोग करते हैं। तमाम चाइल्ड्स को देखते हुए, पेरेंट्स को देखते हुए हम लोगों ने ट्री बनानी होती है। ट्री का इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, कैंडिडेट सोल्यूशन। ट्री के अंदर हमारे पास किसी भी ट्री का अगर हम लोग कहेंगे हमने इसके अंदर जो स्पेस ट्री बनानी होती है उसके अंदर हम लोग किसी कैंडिडेट सोल्यूशन का एवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, तो बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल की जाती है। बैक ट्रैकिंग के अंदर दो चीज़ें आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि सब जो हमारी बेस्ट वैल्यू बन रही होती है फंक्शन के अंदर उसको हम ले लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एडिशन ऑफ फर्दर कंपोनेंट्स। ब्रांच एंड बाउंड के अंदर क्या होता है कि आप पिछले वाले पे कंपोनेंट्स को मिलाते हुए जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं, और जो आपका नोड का सोल्यूशन बनता है तो पहले तो आप वो अपनी वैल्यू अपना बाउंड उस बेस्ट वैल्यू के ऊपर डिसाइड कर देते हैं। अब बाउंड रखने के बाद आप या तो अपर बाउंड रखते हैं या आप लोअर बाउंड रखते हैं। अपर बाउंड के अंदर आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं और लोअर बाउंड के अंदर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं। अपर बाउंड का यही चीज़ होती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कि अपर बाउंड से ऊपर नहीं वैल्यू जानी चाहिए, लोअर बाउंड में आप देखते हैं कि लोअर बाउंड से नीचे वैल्यू नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये दो वेज होते हैं हमारे पास किसी भी स्पेस ट्री को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांच एंड बाउंड सोल्यूशन। ब्रांच एंड बाउंड सोल्यूशन की दो टाइप्स हैं। पहली हमारे पास वेरिएबल साइज सोल्यूशन और दूसरी है फिक्स साइज सोल्यूशन। वेरिएबल साइज सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक तो वी कैन फाइंड द सबसेट ऑफ गिवन सेट दैट गिव्स द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। अच्छा, हम लोग हमारे पास जो भी इस सेट होता है, जो भी एलिमेंट्स का सेट है, जैसे यहाँ एलिमेंट का सेट है ABCD, तो इन्हीं सेट के अंदर से जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो इसी प्रॉब्लम के अंदर से सोल्यूशन आएगा। वो जो सोल्यूशन होगा वो उसका सबसेट ही होगा, वो आपके जो सोल्यूशन है वो आपकी प्रॉब्लम का सबसेट ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड साइज सोल्यूशन। फिक्स साइज सोल्यूशन के अंदर ज़ीरोज़ और वंस इस्तेमाल किए जाते हैं। नेम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, ABC वगैरह ये नेम्स इस्तेमाल नहीं होते, 0 और 1 इस्तेमाल किए जाते हैं, डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है द सोल्यूशन विल बी गिवन बाय 1 1 0 0। हियर 1 रिप्रेजेंट दैट वी हैव सिलेक्ट द एलिमेंट which it's at ith position and 0 represent we do not select।
दो चीज़ें आपके पास होती हैं फिक्स साइज सोल्यूशन के अंदर होता है कि आपके पास या ज़ीरोज़ होते हैं या फिर आप वंस होते हो। वंस का क्या मतलब है कि आपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट दिया एलिमेंट। ज़ीरो का क्या मतलब है कि आपने एलिमेंट को डू नॉट सिलेक्ट दिया एलिमेंट, आपने एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो या तो आपके पास वेरिएबल साइज से आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो या फिर आप फिक्स साइज से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम है, जैसे हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम एल्गोरिथम है, वो हम वेरिएबल साइज से करेंगे, बट जो नैपसैक है वो हमारे पास फिक्स साइज सोल्यूशन से होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़ीरो एंड वन से हम लोग या तो सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो 0 1 की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम। ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन देखी जाए, इसकी जो स्पेस ट्री है वो किस किस तरह से आपके पास क्लासीफाई होती है वो देखी जाए, तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, फीफो, लीफो एंड लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है फीफो। फीफो के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक तो यूज़ होता है कि क्यू अप्रोच, क्यूज़ इस्तेमाल की जाती है फीफो के अंदर। फीफो के अंदर क्यूज़ अब किस तरह से इस्तेमाल की जाती है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास जो सेट है ना वो हमारे पास आ रहे हैं A B C और D। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, नोड का नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 है और एजिस का नेम आपके पास ABCD है, ठीक है। यहाँ पे वेट नहीं दिया हुआ आपके पास, बिल्कुल भी कॉस्ट बिल्कुल भी आपके पास नहीं दी हुई, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। सिर्फ आपके पास स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। नेक्स्ट अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, नीचे जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर भी सेम ही वही चीज़ ही लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊँ तो सबसे पहले हमारे पास ये आपके पास सारे नोड्स आ गए हैं, ठीक है, ये सारे आपके पास नोड्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अब आप यहाँ पे आपके पास वन से आगे पहले आप इसको देखोगे, ठीक है। 1 से पहले आप ए की तरफ जाओगे, ए की तरफ जब आप जाओगे तो ए से आपके पास जितने भी चाइल्ड हैं, ए से आपके पास आगे कितने चाइल्ड है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन तमाम चाइल्ड्स को लिखते हैं ना, तो हमारे पास जो 5 है, अगला नोड हमारे पास किससे स्टार्ट होगा, 6 से और 8 से। पहले हमारे पास जितने भी नोड थे वो 5 पे ख़त्म हो गए थे, अगले नोड की न्यू नोड की जो काउंटिंग है वो 6 से 7 से और 8 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे वेट नहीं है, वेट को हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक नोड ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द फर्स्ट लेवल इज़ कम्प्लीटेड। सबसे पहले पहला लेवल आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि क्यूज़ फॉर्म में क्यू के अंदर जो बंदा पहले आएगा ना, ए जैसे आपके पास पहले आया, ए आया, फिर आपके पास बी आया, फिर आपके पास सी आया, फिर आपके पास डी आया, तो क्यू में जो बंदा पहले आया ना, तो लीफो है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास फीफो है तो ये हमारे पास है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो बंदा हमारे पास पहले आया वो हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्योंकि पहले आया तो ए को हम लोग लास्ट तक एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हम लोग ए को एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग इसको लास्ट तक एक्सपेंड करेंगे, फिर हमने अगले वाले नोट्स की तरफ जाना है। तो ए को जब हम लोग लास्ट तक एक्सपेंड करेंगे तो ए एक्सपेंड कहाँ तक हो सकता है, बी के तक, सी तक और डी तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब अगली बारी हमारे पास है ए जो हमारे पास एक्सपैंड हुआ था, ये अब हमारे पास ख़त्म हो चुका है, मज़ीद इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे। वी विल एक्सपैंड नोड नंबर 4। अगली चीज़ हमारे पास जो है वो वी विल एक्सपैंड नोड नंबर 3। अगली चीज़ हमारे पास क्या है कि नोड नंबर 3 को एक्सपैंड किया जाएगा। नोड नंबर 3 को जब एक्सपैंड किया जाएगा तो हम लोग एलिमेंट नंबर बी को लेंगे। एलिमेंट नंबर बी को जब हमने लिया तो वी हैव 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है अब हमारे पास एलिमेंट नंबर बी से। एक हमारे पास एलिमेंट नंबर सी आएगा और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एलिमेंट नंबर डी, तो वो दोनों नोड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 8 पे गिनती हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुई थी, यहाँ पे 8 पे हमारे पास नोड्स ख़त्म हुए थे, आगे हमारे पास 9 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हम लोगों ने एलिमेंट नंबर सी को एक्सपैंड करना है। तो वैसे जो जैसे जैसे आप लोग एक्सपैंड करते जाओगे ना, पिछले वाले नोड आपके पास कम करते होते जाएंगे। अब सी के पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ आप सी के पास डी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी आगे डी का एक्सपैंड होगा तो डी के ऊपर कौन सा उसके पास नोड नंबर आएगा, वो आएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सी को इसने एक्सपैंड कर दिया और सी को जब एक्सपैंड किया तो ये हमारे पास नोड नंबर 11 आ गया। तो आगे जब डी एक्सपैंड होगा, डी एक्सपैंड ही नहीं हो सकता क्योंकि डी के अंदर आगे तो हमारे पास कोई और है ही नहीं, उसका चाइल्ड ही नहीं है। इसके चाइल्ड किस तरह से हमारे पास चलेंगे, जैसे ए सबसे फर्स्ट में है ना,
ए के ये तमाम चाइल्ड है, बी हमारे पास सेकंड में है, बी का सी और डी चाइल्ड है, सी हमारे पास थर्ड में, इसका सिर्फ डी चाइल्ड है, डी हमारे पास सबसे लास्ट नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये आगे एक्सपैंड ही नहीं हो सकता। तो D and not selected A and B, we have no element to explore, therefore on node number 5 there wouldn't be any expansion। तो नोड नंबर 5 जो है वो आपका कोई भी आगे इसके एक्सपेंशन नहीं होगी, आगे एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब नोड नंबर 6 को देखा जाए, नोड नंबर 6 को देखा जाए तो ये हमारे पास बी है, तो बी अभी स्टिल एक्सपैंड हो सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि बी को सी और डी के साथ किया था, तो बी को आगे भी सी और डी के साथ हम एक्सपैंड मज़ीद कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट नंबर 11 पे ख़त्म हुआ था, तो ये 12 और ये हमारे पास 13। इसी तरह यहाँ पे अगर सी देखा जाए तो सी भी तो फिर आगे एक्सपैंड हो सकते हैं ना, सी का आगे एक्सपैंड क्या होगा, ये हमारे पास डी आ जाएगा, तो डी यहाँ से ये एक्सपैंड नहीं हो सकते, ये तो प्रून हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये सिल फिर से सी आ गया, तो ये भी डी आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखा जाए ये हमारे पास दोबारा से डी आ गई, ये भी प्रून हो जाएगा, यहाँ पे भी डी आ गई, ये भी प्रून हो जाएगा और ये भी प्रून हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आएगी, ठीक है, ये देखिए हमारे पास अभी हमारे पास आ गई, ये हमारे पास ये फाइनल आ गया। तो ये आपके पास सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये हमारे पास प्रून हो गए, ये भी और ये भी हमारे पास प्रून हो गए। तो ये हमारे पास जो फाइनल ट्री है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। दरमियान में जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन लिखी है वो भी सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट है हमारे पास लीफो क्या है हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्टली इन हुआ है वो हमारे पास अब फर्स्ट ही आउट होगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ना ये स्टैक इस्तेमाल हुई है, पिछले वाले में क्यों इस्तेमाल होती थी, अब हमारे पास स्टैक्स इस्तेमाल हुई है। तो जब हमारे पास स्टैक इस्तेमाल हुई हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे पहले तो नोड नंबर 1 से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो नोड नंबर 1 से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो सबसे पहला नोड कौन है, 2 गया, उसके बाद स्टैक में 3 आया, उसके बाद स्टैक में 4 आया और फिर स्टैक में 5 आया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आया। तो ऊपर देख चुके हैं हम लोग के जो हमारे पास डी है उसका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो हमारे पास डी तो एक्सपैंड ही नहीं हो सकता, इसको तो वैसे ही हमने प्रूव कर देना, ये तो हमारे पास एक्सपैंड ही नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे एलिमेंट को हम लोग ट्रांसफर करते जाएंगे ना, वो हमारे पास पॉप आउट होते जाएंगे स्टैक में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डी क्योंकि एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो इसको तो हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं करना। हम चले जाएंगे जी और हम लोगों ने जो 5 है वो अपने स्टैक से निकाल देना बाहर। 5 जो है वो पॉप आउट हो जाएगा, उसके ऊपर पॉप ऑपरेशन लगेगा, वो हमारे पास स्टैक से बाहर चला जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एक्सपैंड करना है, ओके जब हमने इसको एक्सपैंड करना है, जब हमने 4 को एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले 4 था ना, तो अब हमने 4 को एक्सपैंड किया। जब 4 को एक्सपैंड किया तो 4 का चाइल्ड कौन बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है। तो ये डी हमारे पास बन रहा है। 5 यहाँ पे एलिमेंट कहाँ पे ख़त्म हुआ, 5 पे, तो नया एलिमेंट का नाम क्या रख दिया हमने, 6। ये सिर्फ नाम हमने रखा है, इसके ऊपर पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ हमने नेम रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने रख दिया 6। तो जब हमने इसका नाम 6 रख दिया तो यहाँ पे 4 क्योंकि पॉप आउट हो गया था, वो तो हम लोग ट्रांसवर्स कर चुके हैं, ये वाला 4 हम कर चुके हैं, ये तो प्रून हो गया, ये वाला तो हम कर चुके हैं ट्रांसवर्स, इसको एक्सपैंड करना था। तो जब इसको एक्सपैंड किया तो 4 को निकाल के हमने क्या डाल दिया, 6, क्योंकि अब इसका लीफ नोड क्या आ गया, 6 आ गए, ठीक है। अब हमने आगे देखना है क्या, 6 को, अब हम 6 को जो है वो पॉप आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉप आउट नोड नंबर 6 एंड एक्सपैंड, 6 को बाहर निकालना और एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 तो डी है, डी को तो आगे हम लोग कोई एक्सपैंड नहीं कर सकते ना, तो डी हमारे पास क्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आगे हम पॉप आउट करेंगे बी वाले को, जो कि हमारे पास 3 1 है, इसको हम पॉप आउट करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 के बाद क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा होता है। 3 को जब हमने पॉप आउट किया तो पॉप आउट करने के बाद तो हमने इसे एक्सपैंड करना है। तो जब हमने 3 को एक्सपैंड किया तो यहाँ पे बी था, बी के 2 चाइल्ड बनते हैं, एक सी बनता है एक डी बनता है। तो सी वाले का नाम हमने रख दिया सी, यहाँ पे 6 से ख़त्म हुआ ना, सी वाले का नाम रख दिया 7 और यहाँ पे हमने डी वाले का नाम रख दिया 8, ठीक है। तो हमारे पास नए एलिमेंट यहाँ पे 6 3 को हम निकाल देंगे, ये दोनों चीज़ें हमारे पास निकल जाएंगी, इनकी जगह क्या आएगा 7 और 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। पहले आप 8 को इनपुट कर दें या फिर आप पहले 7 को इनपुट कर दें, अपनी मर्ज़ी है। इसके अंदर कोई चीज़ हमारे पास कोई बेसिक हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा लॉजिक नहीं है।
तो ये हमारे पास पहले 7 और ये फिर हमारे पास 8 आ गया। अब हमने देखना है कि 7 और 8 में से किसी दोनों को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 8 तो नहीं हो सकता हमारे पास, 8 तो सिंपली प्रून हो जाएगा। 7 हमारे पास एक्सपैंड हो सकता है, मज़ीद 7 जो है वो डी के अंदर एक्सपैंड हो सकता है। और यहाँ पे नोड 8 पे ख़त्म हुआ तो हम इससे नाम दे देंगे 9 का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास सी था ना वो आगे एक्सपैंड हुआ है और उसको हमने नेम दे दिया 9 का। तो जब 9 का नेम दे दिया तो हमारे पास 7 निकल जाएगा और उसकी जगह पे फिर क्या आ गया 9, ठीक है। अब 9 आगे हम देखेंगे एक्सपैंड हो सकता है। 9 को अब हमने पॉप आउट करना है और उसको हम लोगों ने एक्सपैंड करना है। तो 9 तो फर्दर एक्सपैंड ही नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास निकल जाएगा और लास्ट नोड है हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। जब 2 एक्सपैंड हुआ तो बी, सी और डी ये 3 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये लास्ट में 9 पे था ना, तो ये हमारे पास 10, 11 और यहाँ पे 12, ये तीनों हमारे पास फिर स्टैक के अंदर इनपुट हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक है, 12 भी आ गया, 11 भी आ गया और 10 भी आ गए। ये तीनों नोड हमारे पास आ गए 2 की जगह के ऊपर, 2 क्योंकि पॉप आउट हो गया था। तो ये आगे मज़ीद एक्सपैंड होते हैं। बी वाला जो है वो आगे एक्सपैंड होता है सी और डी के अंदर, और यहाँ पे सी वाला एक्सपैंड होता है डी के अंदर, और ये वाला तो वैसे ही प्रून हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम नहीं करते जाना जब तक हमारा जो स्टैक है ना वो फुली एम्प्टी नहीं हो जाता, क्योंकि जब जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाएगा मतलब हमारे पास जितने भी ट्री एलिमेंट्स थे ना वो तमाम हमारे पास शामिल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने किया हुआ, लेकिन ये आगे भी हमारे पास मज़ीद एक्सपैंड हो जाती है ट्री। तो यही था हमारे पास लिफो प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड। लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमने ना एक अपर बाउंड रखना होता है, ठीक है। एक अपर बाउंड कंसीडर कर लेते हैं। दिस नोड और चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू गिव अ सोल्यूशन। जो भी अपर बाउंड से ज़्यादा वैल्यू दे रहा होता है ना, जो भी अपर बाउंड से ज़्यादा वैल्यू देता है वो मतलब आपका है कि वो चाइल्ड या फिर वो नोड जो है वो आगे सोल्यूशन नहीं दे सकता। तो हम लोग उसको सिंपली क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार प्रून कर देंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास आगे एग्जांपल है। अच्छा, कुछ एग्जांपल के अंदर क्या होता है, वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर 10 होती है ना, 10 फिर आगे ऊपर वाले की कॉस्ट हम लोग प्लस करते हैं और देन यहाँ वाले की कॉस्ट अगर हम लोगों ने सी से और देन हम लोगों ने यहाँ से सी से डी तक जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले इसकी कॉस्ट प्लस होगी, फिर इसकी कॉस्ट प्लस होगी, फिर इसकी कॉस्ट प्लस होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास ना कभी कभार होता है कि जो न्यू चाइल्ड होता है ना, तो वो इस तरह से प्लस करके उसकी वो कॉस्ट आती है न्यू चाइल्ड की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हर न्यू चाइल्ड की कॉस्ट जो है ना वो 5 है, मतलब जो भी आप लोग न्यू चाइल्ड ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी 5। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक अपर बाउंड की लिमिट सेट कर देनी है, आपने यूओ जो है वो सेट कर देना है। यूओ कैसे सेट करना है जी, आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिले, मिनिमम कॉस्ट का मिले, तो आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू है ना वो आप अपनी अपर बाउंड की वैल्यू सेट कर देंगे। कोई भी वैल्यू इस वैल्यू से मैक्सिमम नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यही मेरी अपर लिमिट है, इससे ऊपर कोई भी वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यू ओ हम लोगों ने सारा ग्राफ जो है वो देखा, हम लोगों ने यू ओ को सेट कर दिया। इसकी 12 थी, इसकी 16, इसकी 10 और इसकी 115 थी। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू, क्योंकि मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो मैंने मिनिमम वैल्यू जो है ना मैंने वो सी इज़ इक्वल टू, सी आपका कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी इज़ इक्वल टू 10 मैंने वो सेट कर दी। अब सी इज़ इक्वल टू 10 मैंने ये चीज़ सेट कर दी, तो मतलब ये तमाम जो है इनमें से कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। इस वाले नोड को हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे, जो कि हमारे पास सी का है। तो सी का वाला नोड हम आगे एक्सपेंड करेंगे, तो आपको पता है कि सी का जो चाइल्ड है वो सिर्फ एक ही है, वो हमारे पास डी है। सी का चाइल्ड हमारे पास सिर्फ डी है। तो यहाँ पे जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास डी आ गया, और वो हमारे पास क्या है, नोड नंबर 6 बन गया। तो यही हमारे पास ऑप्टिमल पाथ है। अब यहाँ पे सी इज इक्वल टू 15 किस तरह से आया कि ऊपर हमें बताया गया था कि जिसकी भी जो भी न्यू नोड आप रखेंगे ना, उसकी जो वैल्यू होगी ना, उसकी जो कॉस्ट होगी वो 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 थी, 12 के अंदर अगर हम लोग 5 मिलाते तो हमारे पास 17 आ जाता। तो इसलिए इसको भी प्रूव कर दिया। 16 में 5 मिला दे तो हमारे पास 19 आ जाता, 21 आ जाते, इसको भी प्रूव कर दिया। ये हमारे पास मिनिमम था, ये तो वैसे ही हमारे पास प्रूव हो गया, ये हमारे पास मिनिमम था, तो ये हमारे पास आ गया आंसर।
ठीक है। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थिंग है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो डू नॉट एक्सप्लोर ऑल दी नोड्स। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम के अंदर हमारे तमाम नोड्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम इज स्मॉल एंड ब्रांचिंग कैन बी कम्प्लीटेड इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास काफ़ी छोटी होगी। जब हमारे पास प्रॉब्लम काफ़ी स्मॉल होती है ना, तो हमारे पास ब्रांचिंग और ब्रांच एंड बाउंड जो आपके पास एल्गोरिथम है वो काफ़ी रीज़नेबल टाइम के अंदर हमारे पास एल्गोरिथम को सॉल्व कर देता है, ठीक है, और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हम लोग को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास के ब्रांचिंग और बाउंडिंग एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। आप तमाम ट्री को एक्सप्लोर कर ले तो आपको नोट्स को दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज है इसकी। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है कि ब्रांच एंड बाउंड जो आपके पास प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स है ना, वो रन होने में, वो चलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। और वर्स्ट केस के सिनेरियो के अंदर जब आपके पास नोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उसके अंदर जब आपके पास प्रॉब्लम पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर जब आप ब्रांचिंग करते हो ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था टोटल ब्रांचिंग एंड बाउंड एल्गोरिथम। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।